हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा डे 13 है जेई 40 डे क्रैश कोर्स का और आज हमारा टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये है डिस्क्लेमर। तो हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। तो हम देखेंगे वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में और हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। फिर हम देखेंगे कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे कि डाइल्यूशन आयनाइजेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है, जो कि कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है। उसके बाद हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और उनके आयनाइजेशन। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मोनो एसिडिक बेसिस और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम इन आयनिक रिएक्शंस, ठीक है, कि आयनिक रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आयनिक रिएक्शंस पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ हम इसे आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। हमने जैसे कि प्रीवियसली पढ़ा अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम, अब हमारा मेन फोकस है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बीच अटेन होता है, ठीक है। ये वीक एसिड्स, वीक बेसिस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस एक्सेट्रा पर ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम किसके बीच होता है, डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म के बीच, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो सोल्यूशन में सिर्फ पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, सिर्फ पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। और ये ऐसे सॉल्यूशंस हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स है, इसमें जितने भी वीक एसिड्स हैं या फिर वीक बेसिस है या फिर वीक एसिड्स और वीक बेसिस से बने हुए सॉल्ट्स हैं, वो सारे हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे CH3COH हो गया, H3PO4 हो गया, H3BO3 या फिर NH4OH या फिर HCN, ठीक है। तो ये सारे एक्सेट्रा हमारे क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो सोल्यूशन में अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और ऐसे सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए डिसोसिएटेड आयंस की अबंडेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaCl या फिर KCl, ठीक है। तो ये सभी कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इक्विलिब्रियम इन आयनिक रिएक्शंस। हम अपनी डिस्कशन इस पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिसोल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयंस में ब्रेक डाउन होना या सेपरेट होने को हम आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, हमारे पास क्या है, NaCl, ठीक है। तो जो NaCl है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसमें टूट रहा है, Na+ और Cl- आयन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो NaCl है ये कंप्लीटली हम बोल सकते हैं कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है Na+ और Cl- आयंस में। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो डिसोसिएशन टर्म होती है वो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज करते हैं, और आयनाइजेशन वाली जो टर्म होती है वो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो डिसोसिएशन मतलब एक ऑलरेडी आयनिक कंपाउंड का आयंस में ब्रेक डाउन होना, ठीक है। और आयनाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोवैलेंट कंपाउंड आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो हम उसको आयनाइजेशन कहते हैं। तो ध्यान में रखो कि डिसोसिएशन टर्म यूजुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है और आयनाइजेशन टर्म यूजुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के सोल्यूशन में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अनआयनाइज्ड आयंस भी इन आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, CH3COOH। तो CH3COOH का यहाँ पे दिया गया है कि ये ब्रेक हो रहा है CH3COO माइनस में और H प्लस में। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम किस किस में होगा, उसके आयनाइज्ड फॉर्म में और अनआयनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो CH3COOH है ये अनआयनाइज्ड फॉर्म है, जबकि जो CH3COO माइनस और H प्लस है ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे जैसे कि NH4OH है, ये ब्रेक हो रहा है NH4 प्लस और OH माइनस आयंस में। ठीक है, तो ये जो इसका अनआयनाइज्ड फॉर्म है ये इक्विलिब्रियम में है इसके आयंस के साथ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आयनिक इक्विलिब्रियम भी डायनामिक होता है। मतलब यहाँ पे भी जो रिएक्शंस होती है वो स्टॉप नहीं होती है, वो कॉन्टिन्यूअसली क्या होती है, प्रोसीड होती रहती है। ठीक है, जिससे कि अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स को देखते हैं तो यहाँ पे हम एनालाइज कर पाएंगे कि CH3COOH वो कॉन्टिन्यूअसली टूट रहा है CH3COO माइनस और H प्लस में, और साइमल्टेनियसली जो CH3COO माइनस और H प्लस है ये कंबाइन होकर CH3COOH बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा नेचर का होता है, ये भी डायनामिक नेचर का होता है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। अब हम कुछ फैक्टर्स समझेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। ठीक है, सबसे पहला ये होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, जो अंडरगो कर रहे हैं आयनाइजेशन, उनको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं ऑल्टरनेटिवली कि सोल्यूशन में फ्री आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट का फ्रैक्शन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है, जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की डेफिनेशन क्या होगी, दैट अल्फा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के वो मोल्स हैं जो आयंस में आयनाइज्ड या आयंस में जो कि आयनाइज्ड या डिसोसिएट हुए हैं। ठीक है, और उनको हम क्या करते हैं, उनको हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो डिसॉल्व हुए हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, यानी कितने मोल्स आयनाइज्ड हुए हैं उसको टोटल मोल्स टेकन से डिवाइड करते हैं। तो ये फ्रैक्शन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर अल्फा देता है। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जब भी इसमें न्यूमरेटर हाई होगा तो क्या होगा, अल्फा हाई होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेंगे तो उतना ज्यादा हमारा जो अल्फा होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये चीज है कि आयनाइजेशन का एक्सटेंट उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और इस पर भी कि हमारे सोल्यूशन में कितने आयंस डिसॉल्व हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे सोल्यूशन में कितने आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे और एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ आयंस ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो अब हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो आयनाइजेशन या डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर अगर हम देखें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो नॉर्मल डाइल्यूशन पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, जबकि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो दूसरा ये है कि जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ती है आयनाइजेशन भी बढ़ेगी, मतलब आयनाइजेशन का एक्सटेंट सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे कि देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा तो सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू, जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है, तो अल्फा की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन बढ़ने पर डिक्रीज होती है। ठीक है, तो द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होता है इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो बढ़ता है जैसे जैसे दिए गए सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्वेंट में आयंस का मूवमेंट बढ़ता है जो कि उनके रिकॉम्बिनेशन को क्या करता है, कम करता है। फाइनल फैक्टर ये है कि अगर हम सोल्यूशन में कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है, यानी अब ये पहले के कंपैरिजन में कम डिसोसिएट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोई भी ऐसा स्पीशीज ऐड करते हो जो कॉमन आयन पोजेस करता है, तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन पे कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इसको हम समझते हैं ओस्टवाल्ड्स लॉ से। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम अल्फा बोलते हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अल्फा 1/√C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वॉल्यूम V के स्क्वायर रूट के ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से समझते हैं, जो कि कहता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के। ठीक है, जिसमें कंटेन होता है 1 मोल ऑफ सल्यूट। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, हम देख सकते हैं कि जो अल्फा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, जब आप यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू √K/C। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू √K/V। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये सारा रिलेशन है। यहाँ पे जो हमारा अल्फा है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। हमारा जो V है वो क्या है, वॉल्यूम है, जिसमें 1 मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। और K हमारा क्या है, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब एक चीज ये है कि ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमने जैसे कि देखा अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, जिसका मतलब है कि Ka इंफिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, तो ये इंफिनिटी अप्रोच कर जाता है Ka की वैल्यू। ठीक है, अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कई तरह के कि जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं, जिसको हम देखेंगे। सबसे पहला आपको यह ध्यान रखना है कि हम किसी भी वीक एसिड या बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट जो K है, हम उसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं कैसे, कंडक्टेंस मेजरमेंट से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जानकर। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टेंस मेजरमेंट देखो, ये क्या है, ये है कि मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, और ये किसी भी कंसेंट्रेशन C की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि किसी भी वीक एसिड या बेस के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा उसके K वैल्यू के थ्रू भी डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है जो कि अल्फा है वीक एसिड के लिए या बेस के लिए, तो आप उसकी K की वैल्यू से डिटरमाइन कर सकते हो। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक कोई भी वीक एसिड ले लो। ठीक है, तो वीक एसिड क्या है, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, तो A माइनस की कंसंट्रेशन को हम H प्लस की कंसंट्रेशन के इक्वल सेट करते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट एक वीक एसिड के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके लिए दिया जाता है, एक वीक एसिड के लिए। ठीक है, सिमिलरली हम इसको वीक बेस के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप कोई भी वीक बेस लेते हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि B प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उसके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वीक बेस का Kb उसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे K इज इक्वल टू Ka और यहाँ पे K इज इक्वल टू Kb। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये लॉ सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो जो K की वैल्यू है ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही डिटरमाइन
की जा सकती है। तो ये चीज आप सभी को ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड देयर आयनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ हम एसिड और बेसिस के कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी की। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या है, अब एसिड और बेसिस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और उनके आयनाइजेशन को एक एक करके देखो। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सार होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। ठीक है, और एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बेसिस की, तो बेसिस टेस्ट में बिटर होते हैं और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो एक एसिड वो सब्सटेंस है जिसका एक्वस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड करता है, बेसिस को न्यूट्रलाइज करता है और जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरी तरफ एक बेस का एक्वस सॉल्यूशन बिटर होता है, वो रेड लिटमस को ब्लू करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो आगे हम अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि अरेनियस थ्योरी या फिर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी या फिर लुईस एसिड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरेनियस थ्योरी। अब अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या था, अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ठीक है, मतलब एसिड्स वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयंस देते हैं। और वहीं पे बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जब आप बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो OH- आयंस देंगे। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग ये थ्योरी थी एसिड्स और बेसिस की। अब अरेनियस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे, क्योंकि इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थे तभी नई थ्योरी प्रपोज हुई। तो लिमिटेशंस क्या थे, लिमिटेशंस ये थे कि फ्री H+ और OH- आयंस वाटर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फ्री H+ कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्री OH- आयंस भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन तक लिमिटेड है। इसका मतलब है अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये नहीं कह सकते कि HCl एक एसिड है अगर हम ड्राई HCl की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये H+ नहीं देगा जब तक ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था ना, ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन तक ही लिमिटेड रह गया। ठीक है, नेक्स्ट ये है, ये उन सब्सटेंसेस के एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है जिनमें फ्री H+ आयंस नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर भी एसिड्स होते हैं। जैसे कि देखो AlCl3, BF3, जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो एसिड्स है। और ये उन सब्सटेंसेस के बेसिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन नहीं करता है जिनमें फ्री OH- आयंस नहीं होते हैं, जैसे कि NH3 हो गया या फिर PH3 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी अरेनियस थ्योरी की। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी आई वो थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ने क्या बोला, ये कहता है कि एसिड प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। ये अरेनियस के जैसे, ये अरेनियस इनका कॉन्सेप्ट था वो अलग था। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड ये कहते हैं कि बेसिस H+ आयंस एक्सेप्ट करते हैं और एसिड H+ आयंस डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये इनका था, वो कहना था। ठीक है, तो जो एसिड H+ आयंस डोनेट करते हैं वो अपने कॉन्जुगेट पेयर से एक एनायन बनाते हैं, जिसे हम उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। उसी तरह से बेसिस के लिए एक कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि एक एसिड या बेस का कॉन्जुगेट पेयर सिर्फ एक प्रोटॉन से डिफर करता है। तो वो सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, अब उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसका मतलब ये है कि H+ डोनेट कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि H2O हो गया या फिर HSO3 हो गया, HSO3- या फिर HS-। ठीक है, तो ये कैसे सब्सटेंसेस है, ये एसिड और बेस दोनों के तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, और अगर एसिड वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट ये है कि एक एसिड की स्ट्रेंथ सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि H2SO4, HClO4 या फिर HNO3 या फिर HCl, ये सभी वाटर में सेम स्ट्रेंथ रखते हैं क्योंकि वाटर का लेवलिंग इफेक्ट होता है। अब ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा कि H+ डोनेट हो रहे हैं या नहीं। अगर हम HNO3, H2SO4 या फिर HClO4 को वाटर में लेते हैं तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ है ये भी इक्वल है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि देखो, आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे HA है, ये एक एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये एसिड की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा, ये अपना H+ डोनेट करेगा। तो ये एसिड है तो ये अपना H+ डोनेट करके क्या बनाएगा, एक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा जिसको क्या है A-, ठीक है। वैसे ये H2O जो वाटर है वो बेस की तरह काम कर रहा है, तो बेस क्या करेगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा। तो H+ एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, H3O+ बनाएगा। तो ये एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस है और ये बेस है और इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया था ये सिर्फ एक H+ से डिफर करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा और अगर एक वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ने क्या बोला कि अगर हम एसिडिक एसिड को एक सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं तो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इस तरह होगा। सबसे पहले HClO4, ठीक है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, फिर H2SO4, उसके बाद HCl और फिर HNO3, ठीक है। अब क्या थी, अब कुछ लिमिटेशंस थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में। लिमिटेशंस क्या थी, सबसे पहले तो ये था कि हम प्रोटॉनिक डेफिनेशंस का यूज उन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कर सकते हैं तो नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि COCl2, SO2 या फिर N2O4 में होती हैं, ठीक है। नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स में होने वाली रिएक्शंस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट ये था कि ये कॉन्सेप्ट उन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है जो कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स के बीच सॉल्वेंट की एब्सेंस में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं CaO+SO3 से, ठीक है, तो इससे क्या मिलता है हमें CaSO4 जो कि क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा BF3 जो कि बोरॉन हैलाइड है और AlCl3 जो कि एल्यूमिनियम हैलाइड है, इनमें हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम उन्हें एसिड्स मानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट आता है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंस है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, और बेसिस वो सब्सटेंस है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लुईस एसिड के अकॉर्डिंग एसिड बेस की डेफिनेशन। अब हम कुछ दिए गए स्पीशीज को देखते हैं विच कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स, जैसे कि मॉलिक्यूल जैसे BF3, AlCl3 या FeCl3, क्योंकि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे एक्ट करते हैं, लुईस एसिड की तरह एक्ट करेंगे क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें वो मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम या तो H+, जिसमें हम देखेंगे या तो सेंट्रल एटम इज इधर नॉन मेटल केटायन या फिर मेटल केटायन जिसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल है, ठीक है। जैसे कि एक SiX4 या फिर GeX4 हो गया, PX3, TiCl4, ठीक है। तो ये भी सारे स्पीशीज एक्ट कर सकते हैं एज ए लुईस एसिड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर हम लुईस बेसिस की बात करें तो लुईस बेसिस इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले तो एक लुईस बेस एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इनका अगर किसी से डोनेट करना है तो उसका खुद का ऑक्टेट तो कंप्लीट होना चाहिए ना, तो खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और सेंट्रल एटम
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि दूसरा बहुत जरूरी बात है कि उस पर लोन पेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये सारे लुईस बेसिस है। अमोनिया पे देखो ये लोन पेयर प्रेजेंट है, वाटर पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे ROH है, इस पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है जिसको हम अल्कोहल बोलेंगे। और यहाँ पे ये ईथर है ROR, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये सभी एक्ट कर सकते हैं एज अ लुईस बेसिस, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इनके जो सेंट्रल एटम है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जैसे कि CN माइनस, साइनाइड माइनस या फिर OH माइनस, Cl माइनस, ये भी क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। इसीलिए इनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं अंडर लुईस बेसिस। अब लुईस बेसिस के भी लुईस कॉन्सेप्ट के भी कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस क्या थे? एक लुईस एसिड या लुईस बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ये रिएक्शन के टाइप पर डिपेंड करता है। उन्हें उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना पॉसिबल नहीं है, जैसा कि हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एक्सपेरिमेंट में किया था, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ उनकी स्ट्रेंथ सॉल्वेंट में जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो सॉल्वेंट में चेंज के साथ क्या होती है, बदलती है। इसीलिए लुईस एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ रिएक्शन के टाइप पर डिपेंड करती है और उन्हें रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि लुईस थ्योरी प्रोटॉनिक एसिड्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती है, जैसे कि HNO3 हो गया या फिर H2SO4 हो गया या फिर HCl हो गया, ठीक है। इन एसिड्स का बिहेवियर लुईस थ्योरी द्वारा नहीं समझा जाता क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लुईस एसिड की कैटालिटिक एक्टिविटी भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती क्योंकि कई एसिड्स की कैटालिटिक एक्टिविटी उनके H+ आयंस फर्निश करने की टेंडेंसी के कारण होती है। तो लुईस एसिड H+ आयंस फर्निश नहीं करते, इसीलिए उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एसिड्स और बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एसिड की बेसिसिटी का मतलब है कि उसमें कितना रिप्लेसेबल H+ आयंस है, और एक बेस की एसिडिटी का मतलब है कि उसमें कितने रिप्लेसेबल OH- आयंस है, ठीक है। तो एक मोनोबेसिक एसिड का मतलब है कि उसमें सिर्फ एक OH है जो रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। तो हम समझेंगे कि इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन के मोनो एसिडिक बेसिस या मोनोबेसिक एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ को नीचे जो हम एक्सप्रेशन अभी देखेंगे उसके थ्रू। तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो बेस की स्ट्रेंथ जो कि हम डिनोट करते हैं BOH1 से डिवाइडेड बाय बेस की स्ट्रेंथ BOH2 से, ठीक है। तो KB1 डिवाइडेड बाय KB2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू α1 डिवाइडेड बाय α2 के इक्वल है। तो इक्विमोलर कंसंट्रेशन दी गई है। तो इस फॉर्मूले में कंसंट्रेशन टर्म्स दोनों इक्विमोलर हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। और उसी तरह आप एसिड्स की स्ट्रेंथ भी देख सकते हो, पहला है HA1 और दूसरा है HA2। तो एसिड HA1 की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय दूसरा एसिड की स्ट्रेंथ जिसको हम HA2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ Ka1 डिवाइडेड बाय Ka2, ये इक्वल है α1 बाय α2 के, ठीक है। तो यहाँ आप इसको अल्फा के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा α1 बाय α2, ठीक है। जहां पे हमारे Ka और Kb है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड और बेसिस के। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। तो यहाँ पे देखो प्योर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब है डिसोसिएशन पर ये डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड गिव्स H3O प्लस प्लस OH माइनस आयंस। तो यहाँ पे आप याद रखोगे जो H2O है उसका एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है, मतलब एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ये H2O एक अपना H+ आयन डोनेट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, OH माइनस। तो यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, एज एसिड, ठीक है। ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, वहीं पे ये कैसे काम कर रहा है, एज अ बेस।
ये क्या कर रहा है, ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस है, तो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। ये वैल्यू स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर के लिए है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है और इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻⁻7 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर में इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Kw जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो इसमें H प्लस हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। किसकी, इसकी कितनी है 10⁻⁻7, इसकी कितनी है 10⁻⁻7। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो Kw की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻⁻14, ठीक है। तो यहाँ पे जो Kw है इसे हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। और H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस आयंस की मोलर कंसंट्रेशन के बराबर इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि K, अगर आप देखते हो K को जो आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ये बराबर है Kw अपॉन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Kw जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है अपॉन 55.55, ठीक है। जहाँ पे हमारा जो K है वो क्या है, ये है हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम अगर फर्दर देखें तो जो Kw की वैल्यू एक्चुअली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। हमने कहा था कि 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि वाटर में वीक एसिड्स का डिसोसिएशन होता है, जिसको Ka को हम क्या कहते हैं, ये होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे Ka क्या है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक वीक एसिड है CH3COH, जो वाटर में डिसॉल्व करके क्या बनाता है CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस, ठीक है। तो अगर हमें इसका K लिखना है जो कि एसिड कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इनिशियली क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे और न्यूमरेटर में क्या लेंगे, प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इसका Ka। तो यहाँ पे सिमिलरली हम बेस के लिए भी इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो अगर हम Kb की वैल्यू लिखेंगे तो सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है जहाँ पे NH4OH डिसॉल्व डिसोसिएट होके बना रहा है NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयंस। तो Kb क्या होगा, Kb क्या होगा कि इसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा Kb। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है अब हम उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ एनायंस दिए गए हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ClO माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस या फिर ClO4 माइनस, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ClO माइनस, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के केस में ये बोला गया था कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसको कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। और इसका वाइसा वर्सा भी सही है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक है, और अगर एसिड वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें जो 4 एसिड्स दिए हैं तो उसमें हम देखेंगे कि HClO जो है, अगर हम इसकी स्ट्रॉन्गनेस को देखते हैं तो HClO जो है वीकेस्ट है, ठीक है। तो अगर ये वीकेस्ट है तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो ClO माइनस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो 4 एसिड्स होंगे, तो सबसे पहला HClO, दूसरा HClO3, तीसरा HClO2 और लास्ट HClO4, ठीक है। इन सब एसिड्स में जो सबसे वीक है वो कौन सा है, HClO, ठीक है। इसीलिए इसका जो ब्रॉन्स्टेड बेस है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको 4 स्पीशीज दी गई हैं, HCO3 माइनस, H3O प्लस, HSO4 माइनस और HSO3F। आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस पे बताना है अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग 4th होगा, फिर 2nd, फिर 3rd और फिर 1st। तो अगर हम सोल्यूशन देखते हैं तो हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे पीकेए को कंसिडर करते हुए। ठीक है, जैसे कि हमने सॉल्व करा था क्वेश्चन, तो हम देखेंगे कि पीकेए की वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में। जितना कम पीकेए वैल्यू उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि जितनी कम पीकेए वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर हम बात हैं HCO3 माइनस की, जो कि बाइकार्बोनेट आयन है, तो उसकी जो पीकेए वैल्यू है वो लगभग 10.25 है। अगर मैं हाइड्रोनियम आयन की देखूं जो H3O प्लस है, तो उसकी जो पीकेए वैल्यू है वो लगभग 1.74 है। और अगर मैं HSO4 माइनस की देखूं हाइड्रोजन सल्फेट आयन की, तो इसकी पीकेए वैल्यू 1.92 है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं देखूं फर्दर HSO3F जो कि बाइसल्फाइड फ्लोराइड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सुपर एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो पीकेए वैल्यू है वो बहुत कम है, टिपिकली लोअर होती है 1 से भी नीचे होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो एसिडिटी का ऑर्डर है वो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो HSO3F एक सुपर एसिड के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा, तो जो 4th वन है दैट इज HSO3F, उसकी पीकेए वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद हमारा क्या है उसके बाद 2nd नंबर पे है H3O प्लस, उसके बाद 3rd पे है HSO4 माइनस और 1st पे है HCO3 माइनस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी और ये है हमारा ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको इन सभी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको 3 रिएक्शंस दी जाएंगी जिसमें H2PO4 माइनस जो है वो इन्वॉल्व है। सबसे पहली रिएक्शन देखो, सबसे पहले में H3PO4 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, H3O प्लस प्लस H2PO4 माइनस। सेकेंड में देखो H2PO4 माइनस जो है वो फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके HPO4 माइनस और H3O प्लस बना रहा है। थर्ड रिएक्शन में H2PO4 माइनस OH माइनस आयंस के साथ रिएक्ट करके H3PO4 प्लस O2 माइनस बना रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से अबव केसेस में H2PO4 माइनस एज अ एसिड एक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड वाले केस में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में, सिर्फ थर्ड में या सिर्फ 1 में। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकंड में। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहली रिएक्शन देखो, यहाँ पे जो H2PO4 माइनस है वो क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, H3PO4। तो ये क्या कर रहा है, ये H प्लस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, बल्कि एसिड क्या करते हैं, H प्लस डोनेट करते हैं। तो फर्स्ट तो एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है। सेकेंड में देखो जो H2PO4 माइनस है वो क्या बना रहा है, HPO4 माइनस, मतलब ये अपना एक H प्लस क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो यस, ये एसिड की तरह काम कर रहा है। वहीं पे अगर आप थर्ड रिएक्शन देखोगे तो थर्ड रिएक्शन में जो H2PO4 माइनस है ये क्या कर रहा है, ये एक H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, H3PO4। तो ये भी एसिड नहीं है, क्योंकि एसिड कौन होते हैं, जो H प्लस को डोनेट करते हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन में ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर ओनली 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि द pKw वैल्यू एक न्यूट्रल सोल्यूशन की एट 50 डिग्री सेल्सियस दी गई है 13.36। तो हमें बताना है कि व्हाट वुड बी द pH ऑफ द सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर। हमें इस टेम्परेचर पे सोल्यूशन का pH बताना है। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 7.63, 7,
6.68 और 7.96। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 6.68। तो अगर हम देखते हैं तो जो pKw है वो बराबर है pH प्लस POH के, ठीक है। तो हम इस रिलेशन का यूज करके अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता है कि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बराबर होती है OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन के किसी न्यूट्रल सोल्यूशन की अगर हम बात करें। तो इसका मतलब ये है कि जो pH है वो भी इक्वल होगा POH के, क्योंकि pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस की कंसेंट्रेशन, और POH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस की कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो pKw होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2pH के, ठीक है। तो POH की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, pH रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में रखोगे pKw इज इक्वल टू pH प्लस pH, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2pH के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेशन को रीअरेंज करोगे तो pH इज इक्वल टू pKw बाय 2, तो आप pKw की वैल्यू पुट करोगे 13.36 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6.68। तो यहाँ पे जो pH की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 6.68, ठीक है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 310 केल्विन पे कितना है, 2.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14। तो आपको बताना है कि pH क्या है न्यूट्रल वाटर का एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 6.78। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं तो आयनिक प्रोडक्ट दिया गया है और हमें क्या निकालना है, pH निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि Kw जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें दी है 2.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14। तो यहाँ पे हमें पता है कि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बराबर है OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Kw किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पे भी आप H प्लस रख दो तो H प्लस इंटू H प्लस क्या हो जाएगा, H स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस विल बी इक्वल टू अंडर रूट Kw। तो आप Kw की जो वैल्यू दी है उसको पुट करोगे और जब आप उसका अंडर रूट सॉल्व करोगे तो जो H प्लस आयन है उसकी कंसेंट्रेशन आएगी 1.643 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 मोलर, ठीक है। और हमें पता है कि pH किसके बराबर होता है, माइनस लॉग H प्लस के। तो आप H प्लस की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे और जब आप pH की वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे तो जो pH है उसकी वैल्यू आएगी 6.78। तो pH विल बी इक्वल टू 6.78। ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट एक वीक एसिड का कितना दिया है, 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। तो आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। चार ऑप्शंस दिए हैं, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 और 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा बी, विच इज 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। तो देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एसिड है HA ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस AH माइनस में, ठीक है। तो अगर हम इसका K लिखेंगे विच इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये H प्लस इंटू A माइनस और नीचे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, HA जो है वो एक रिएक्ट कर रहा है किसी भी बेस के साथ जिसको हम NaOH ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NNA प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दूसरे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि HA प्लस OH माइनस जो कि हमें देगा A प्लस प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे HA क्या कर रहा है, HA एक एसिड की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अपने एक प्रोटॉन डोनेट करके क्या बना रहा है, A माइनस बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इसका Kc है वो हम Kc लिख सकते हैं
कि यहाँ पे हम कंसंट्रेशंस लिखेंगे प्रोडक्ट की और डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशंस लिखेंगे रिएक्टेंट की, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो हमें पता है कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है Kw विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, जो कि इसकी वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर -14, ठीक है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखते हैं तो हम देखेंगे कि Kc, अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की, तो Kc बराबर है डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के जो कि Ka है डिवाइडेड बाय Kw जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के। तो Ka हमने पुट करा है 10 रेज़ टू द पावर -4 और Kw है 10 रेज़ टू द पावर -14। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। तो जो Kc है उसकी वैल्यू आएगी 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10, ठीक है। तो ये है हमारे इस इक्वेशन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 0.1 N अमोनियम हाइड्रोक्साइड की न्यूट्रलाइजेशन 0.1 N HCl के साथ हो रही है। इसका pH क्या होगा, 8, 6, 7 या 9? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जो कि है 6। तो अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो हमें दिया गया है कि NH4OH जो कि एक मोनो एसिडिक बेस होता है, साथ ही हमारे पास है HCl जो कि एक मोनो बेसिक एसिड है। दोनों 0.1 N दिया गया है। जैसे कि हमें पता है कि NH4OH एक वीक बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इन दोनों के रिएक्ट करने पर हमें एक सॉल्ट मिलेगा जो है NH4Cl, ठीक है। तो NH4Cl हाइड्रोलाइज होने पर एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा, इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन पर pH जो होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है। उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर बी विच इज 6। इसका जो सही आंसर है, इसका जो pH होगा वो क्या होगा, 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि pH क्या होगा ऑफ 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलर NaOH सोल्यूशन का, ठीक है। log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं 14, 13.70, 13 या 12.70। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जो है 12.70, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो NaOH की कंसंट्रेशन दी गई है 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। तो जब NaOH डिसोसिएट होगा तो ये इतने ही OH माइनस आयंस देगा, यानी जो OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन है वो भी कितनी होगी, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलर, ठीक है। तो हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट है Kw ये बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस के, जिसकी वैल्यू क्या है 10 रेज़ टू द पावर -14, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हमें दी है 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। तो आप इस वाले क्वेश्चन में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को क्या करोगे, पुट करोगे, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो H प्लस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो H प्लस की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -13, ठीक है। अब H प्लस पता लग गया तो pH तो आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि pH इज इक्वल टू -log H प्लस। तो यहाँ पे H प्लस की वैल्यू पुट करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपका pH है वो अप्रोक्सीमेटली 12.7 के आसपास आएगा, ठीक है। इसके लिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 12.7। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा गया है कि pH क्या होगा 10 रेज़ टू द पावर -4 मोलर OH माइनस आयन सोल्यूशन का एट 330 केल्विन, अगर Kw एट 330 केल्विन हमें दिया है 10 रेज़ टू द पावर -13.6। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 4, 9, 10 या फिर 9.6। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जो कि है 9.6। तो अगर हम बात करते हैं 330 केल्विन पर, तो 330 केल्विन पर हमें दिया गया है कि Kw की वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर -13.6 और Kw किसके बराबर होता है,
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस के बराबर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें OH माइनस आयन की वैल्यू दी है 10⁻⁻⁴ मोलर। तो मैं इस वाले इक्वेशन में OH माइनस आयंस की वैल्यू पुट करूंगी और हम इससे H प्लस की वैल्यू निकालेंगे। तो H प्लस की वैल्यू क्या आएगी 10⁻⁻⁻⁹। ठीक है, तो अब H प्लस की वैल्यू पता है तो pH भी निकाल सकते हो। pH इज इक्वल टू -log H प्लस। तो जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो pH की वैल्यू कितनी आएगी 9.6 आएगी, जो कि इसका सही आंसर है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप जो क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस करे वो आप सभी को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।